इमेजिन कीजिए एक देश का प्राइम मिनिस्टर और एक स्टॉक ब्रोकर। ये ब्रोकर नेशनल टेलीविजन पे आकर पूरी दुनिया के सामने ये चिल्लाता है कि उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 1 करोड़ कैश दिया है, वो भी एक सूटकेस में। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. 1992 का इंडिया बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी इंटरनेट के और बिना किसी हैकिंग के एक आम मिडिल क्लास आदमी ने इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स को 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 4000 करोड़ का चूना लगाया। अगर ये पैसा आज की डेट में कैलकुलेट किया जाए तो पूरे 30,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। उसने इंडिया को इतनी बुरी तरीके से हैक किया कि स्टॉक मार्केट 400% से भी ज्यादा ऊपर गया। लोग रात रात अमीर हो रहे थे और जब ये इल्यूजन टूटा तो हजारों लोग सड़क पर आ गए और उनमें से काफी लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया। आज हम इस स्पेशल वीडियो में देखेंगे 1992 हर्षद मेहता स्कैम। कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश के बैंकों को बेवकूफ बनाया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 से, जब एक टिपिकल मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम होता है उसका हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का बचपन राजकोट की गलियों में बीता, लेकिन सपने थे मुंबई के। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद ने हर वो छोटा काम किया जो एक आम आदमी करता है। सीमेंट बेचा, हौजरी का काम किया और न्यू इंडिया एश्योरेंस में एक साधारण क्लर्क की कुर्सी पर भी बैठा। लेकिन ये सब करने के बाद हर्षद को जल्द ही समझ में आ गया था कि वो 9 से 5 की नौकरी में कभी भी वो जिंदगी नहीं जी पाएगा जो उसने सपनों में देखा है। कुछ दिनों बाद उसका ध्यान गया एक दलाल स्ट्रीट के उस शोर शराबे पर जहां लाखों रुपए का लेन देन होता था। 1980s के टाइम पर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंप्यूटर्स नहीं, सब कुछ ओपन आउटक्राई एक सिस्टम पर चलता था। लोग एक रिंग में खड़े हो जाते थे और शेयर्स खरीदा बेचा करते थे। यहाँ हर्षद ने एज अ जॉबर अपनी करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उसने मार्केट की नस पकड़ ली। 4 साल बाद 1984 आते आते उसने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर अपनी खुद की एक फर्म खोल दी। नाम रखा ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। हर्षद मार्केट में एक जीनियस की तरह उभरा। उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम था रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। उसका मानना था कि पुरानी कंपनीज के पास जो जमीन और एसेट्स हैं उनकी आज की वैल्यू उनके शेयर्स के वैल्यू से कहीं ज्यादा है। उनके शेयर्स बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं। अब हर्षद जिस शेयर पे हाथ रखता वो आसमान छू देता। लोग हर्षद को द बिग बुल कहकर बुलाने लगे। लेकिन मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर रखने के लिए एक चीज चाहिए थी जिसका नाम था कैश। बहुत सारा कैश, जिसके लिए आम पब्लिक का पैसा काफी नहीं। अब हर्षद की नजर जाती है एक ऐसी जगह जहां देश का सबसे ज्यादा पैसा पड़ा था, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब इस स्कैम की मास्टर क्लास को समझने के लिए आपको 1990s के बैंकिंग रूल्स को समझना होगा। उस वक्त आरबीआई का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था जिसका नाम था SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। हर बैंक को अपने टोटल कैश का लगभग 38.5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लॉक करके रखना होता था और हर फ्राइडे को इसकी ऑडिट की जाती थी। और अगर फ्राइडे को ऑडिट में बैंक के पास ये SLR मेंटेन नहीं होता था तो आरबीआई उस बैंक के ऊपर भारी पेनल्टी मारती थी। अब क्या था कि किसी बैंक के पास बॉन्ड्स ज्यादा होते थे और किसी के पास कम, तो बैंक्स आपस में शॉर्ट टर्म के लिए इन बॉन्ड्स को खरीदते और बेचते थे। इसे कहते थे रेडी फॉरवर्ड डील। एक बैंक दूसरे बैंक को बॉन्ड्स देता है और उसके बदले में वो कैश लेता है और एक प्रॉमिस करता है कि 15 दिन बाद थोड़ा इंटरेस्ट मिला के इस पूरे अमाउंट को वापस कर देगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये बैंक्स आपस में डायरेक्ट डील नहीं करते थे। उन्हें चाहिए था एक मिडिल मैन, जिसे लोग दलाल कहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हर्षद मेहता की। जब हजारों करोड़ के बॉन्ड्स ट्रांसफर होते थे तो यहाँ कोई ट्रकों में भरकर फिजिकल बॉन्ड्स ट्रांसफर नहीं किए जाते थे। इसकी जगह एक छोटा सा पेपर एक्सचेंज होता था, बैंक रिसीव या फिर BR का सिंपल मतलब होता था कि मैं ये बैंक हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास ये आपके द्वारा जो बॉन्ड्स हैं वो आ चुके हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि एक बैंक दूसरे बैंक के नाम पर चेक साइन करना चाहिए, लेकिन हर्षद का मार्केट में इतना खौफ और भौकाल था कि उसने बैंक्स को कन्विंस कर लिया था कि चेक कोई बैंक के नाम पर साइन नहीं करेगा, चेक सीधा हर्षद मेहता के नाम पर साइन होगा। हर्षद बैंक A से BR लेता और बैंक B को दे देता और बैंक B हजारों करोड़ का चेक हर्षद के नाम पर देता। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था,
हर्षद वो बैंक बी के द्वारा दिए चेक को बैंक ए को तुरंत वापस नहीं करता, बल्कि वो यहाँ 15 दिन का डिले करता था। उन 15 दिनों के लिए हजारों करोड़ रुपए हर्षद के पास बिल्कुल फ्री थे। इस फ्री कैश को कहते हैं फ्लो, और इसी फ्री के कैश को हर्षद ने एक जगह पंप किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। हर्षद मेहता ने ये बैंक से निकला हुआ पूरा पैसा सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंप करना शुरू किया। मार्केट बिल्कुल पागल हो गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से सीधा 4000 पॉइंट तक चला गया। इसका सबसे बड़ा सबूत था एसीसी सीमेंट। हर्षद ने एसीसी के शेयर्स में ऐसी आग लगाई, जो शेयर 200 रुपए का था वो कुछ ही महीनों में 9000 तक चला गया, मतलब 4400% का रिटर्न। आम पब्लिक अब हर्षद पे इतना भरोसा करने लगी थी कि वो अपना सब कुछ बेचकर हर्षद के बताए हुए शेयर्स में अपना पूरा पैसा लगा दे रही। पर हर्षद के अंदर अब एक चीज आ चुकी थी, वो थी लालच। मार्केट को इसी तरह सस्टेन करने के लिए उसको और भी ज्यादा कैश चाहिए था। 15 दिन का ये जो फ्री फ्लोट टाइम अब उसके लिए कम पड़ रहा था। इसलिए हर्षद ने एक ऐसा कदम उठाया जो ये नॉर्मल हेर फेर से एक क्राइम में बदल गया। उसने 2 छोटे बैंक्स, बैंक ऑफ कराड़ और एमसीबी के ऑफिशियल्स को खरीद लिया। उन बैंक्स ने हर्षद मेहता के लिए फेक बीआरस, मतलब नकली बैंक रिसीप्ट छापना शुरू कर दिया। इन सारे रिसीप्ट्स के पीछे कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं थे, ये कम्प्लीटली हवा में बनाई गई फेक बीआरस थी। हर्षद इन नकली बीआरस को ले जाकर बड़े बड़े बैंक्स को देता और वहां से वो हजारों करोड़ रुपए निकाल लेता। बैंक्स को लग रहा था कि उनके पैसे बिल्कुल सेफ हैं, पर असल में उनके अकाउंट में बस कुछ रद्दी के टुकड़े पड़े थे। ये स्कीम एक हॉट एयर बलून बन चुका था और उस हॉट एयर बलून में कैपेसिटी से ज्यादा हवा भरा जा रहा था, मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा। जब कोई इंसान औकात से ज्यादा उड़ने लगता है तब वो गलतियां करना शुरू कर देता है। इस केस में हर्षद की गलती थी उसका शो ऑफ ऐसा कि एक ब्रोकर के पास 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस और उस जमीन में इंपोर्टेड टोयोटा लेक्सस चलाना। टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की नजर जब इस लाइफस्टाइल पर पड़ी तो उनका दिमाग बिल्कुल शॉक हो गया। उन्होंने ठीक वही सवाल पूछा जो अभी हमारे दिमाग में आता है, आखिर इतना पैसा एक ब्रोकर के पास आया कहां से? अब सुचेता दलाल बिल्कुल पैशनेट हो चुकी थी इस केस को स्टडी करने के लिए। उन्होंने अपने सोर्सेज को बिल्कुल एक्टिव रहने को कह दिया था और फिर उन्हें एक एसबीआई के अंदर से लीक मिली। आरबीआई के एक रूटीन ऑडिट में पता चला था कि एसबीआई के खाते से 500 करोड़ गायब है। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में डाल दिया। इस आर्टिकल के बाहर आते ही पूरे बैंकिंग सिस्टम में भूचाल मच गई। बैंक्स को रियलिटी हिट हुई और पता लगा कि 500 करोड़ नहीं, यहाँ तो 4000 करोड़ गायब। सभी बैंक्स ने पैनिक होकर अपना सारा पैसा हर्षद मेहता से मांगना शुरू किया और इन सारे पैसे को वापस करने के लिए हर्षद ने अपने सारे शेयर्स मार्केट में डंप कर दिए और इसका रिजल्ट हुआ द ग्रेट क्रैश ऑफ 1992। सेंसेक्स औंधे मुंह गिरे। जिन मिडिल क्लास लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी थी वो सारी सेविंग्स मिट्टी में मिल गई। दलाल स्ट्रीट में सन्नाटा छा गया और 1992 में नवंबर आते आते सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया। आरबीआई की जानकी रमन कमेटी ने जब रिपोर्ट्स दी तो पूरा देश दंग रह गया। लोगों को पता लगा कि इस स्कैम में सिर्फ हर्षद मेहता नहीं बल्कि फॉरेन बैंक्स, पीएसयू मैनेजर्स और कुछ पॉलिटिशियंस तक शामिल हैं। इस पूरे स्कैम ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आईना दिखाया और इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में आए कुछ मैसिव रिफॉर्म। उनमें से एक रिफॉर्म था SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI को वॉचडॉग बनाकर पावरफुल पावर्स भी दी गई। सेकेंड चीज ये हुई कि पुराने आउटक्राई सिस्टम को बिल्कुल जड़ों से उखाड़ फेंका और फिर इस्टेब्लिश किया गया NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिससे ट्रेडिंग बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपेरेंट हो। तीसरी चीज ये की गई कि नकली पेपर शेयर्स और नकली बीआरस को खत्म कर दिया गया और फिर डीमैट अकाउंट लॉन्च किया गया। आज आप जो अपने फोन से सेफली ट्रेड कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं उस भयंकर 1992 स्कैम का नतीजा है। अब हर्षद मेहता को लगातार 9 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और 31 दिसंबर 2001 को ठाणे जेल में 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता की एक मैसिव हार्ट अटैक से मौत हो। कुछ लोगों के लिए हर्षद मेहता एक हीरो थे जिसने एलीट लिस्ट सिस्टम को उन्हीं के गेम में हारा। पर डेटा और हिस्ट्री कहती है कि नकली बीआर छापना और मार्केट को मैनिपुलेट करके आम जनता को बर्बाद करना एक प्योर व्हाइट कॉलर क्राइम था। हर्षद मेहता तो चले गए लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ गए कि जब तक सिस्टम्स में लूप होल्स रहेंगे कोई ना कोई द बिग बुल उन्हें एक्सप्लॉइट करने जरूर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या हर्षद मेहता एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल थे या सिर्फ एक करप्ट सिस्टम के शिकार? इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली वो आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हार्ड हिटिंग स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा है तो इस बाईजूस के राइज एंड फॉल की डॉक्यूमेंट्री को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।